बच्चों, बीते दिनों हमने जाना कि संस्कृति क्या है। हमने संस्कृति की परिभाषा को जाना, हमने उसकी विशेषताओं को भी जाना। जो बच्चे आज ही इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए मैं आज उन्हें बताऊंगी, पुनः दोहरा रही हूँ कि संस्कृति क्या है, संस्कृति की अवधारणा क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मानवशास्त्री टायलर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा था कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया कि जटिल समग्रता का क्या तात्पर्य है। तो संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी कि संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार की संस्कृति इसके साथ जुड़ी हुई है। संस्कृति को हम दो हिस्सों में बांट के देख सकते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति क्या है? जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम एकत्रित कर सकते हैं और समय आने पर वो नष्ट भी हो सकती है, जैसे उपकरण, औजार, बर्तन, मकान, मंदिर, मूर्तियाँ आदि। वहीं जो अभौतिक संस्कृति है वो हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे हम एकत्रित नहीं कर सकते, परंतु जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और वो क्या है? हमारे ज्ञान, विश्वास, मूल्य आदि अभौतिक संस्कृति हैं। तत्पश्चात हमने जाना था कि मेलिनोवस्की ने भी संस्कृति के बारे में क्या कहा। तो मेलिनोवस्की ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा था, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्यमूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। ठीक है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, हर्स्कोविट्ज़ ने दी थी और उन्होंने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये सारी परिभाषाएं हमने पिछली कक्षा में जानी थी, परंतु मैंने आज इसलिए पुनः दोहराया है जिससे जो बच्चे आज इस कक्षा में जुड़े हैं वो उस आधार भूमि को जान लें जिसके विषय में हम अब आगे चर्चा करेंगे। और मैंने एक बात जो पहली कक्षा में जब संस्कृति की मैंने आपको अवधारणा पढ़ाना आरंभ किया था तभी कहा था कि मानव प्रकृति की वो सर्वश्रेष्ठ कृति है जो संस्कृति के कारण अपने आप को एक अद्भुत श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं ये भी हम थोड़ा सा पुनः दोहरा लेते हैं। पहला था संस्कृति सीखी जाती है। ये कैसे सीखी जाती है? आप भली भांति जानते हैं कि संस्कृति कहीं ईश्वर प्रदत्त नहीं है, संस्कृति कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं से अवतरित हो रही है। संस्कृति का निर्माता क्योंकि स्वयं मनुष्य ही है, इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपने समाज से, अपने परिवार से संस्कृति को सीखता है, अपने मूल्यों को सीखता है, अपने संस्कारों को सीखता है। फिर हमने संस्कृति की जो दूसरी विशेषता थी उसे जाना था कि संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण निहित है। तो ये स्पष्ट है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। अब मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि ये सब कुछ मैं पहले बहुत विवरणात्मक तरीके से आपको समझा चुकी हूँ। तत्पश्चात हमने जाना था कि संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है। ये संस्कृति की तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता की थी, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। और पांचवी विशेषता क्या थी कि संस्कृति के लिए संस्कृति क्या होती है? आदर्श होती है। अब इसके बाद तत्पश्चात हमने ये भी जाना था कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यहाँ तक हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके थे। आज हम ये जानेंगे कि संस्कृति में और कौन सी विशेषताएं हैं। तो हम ये देखते हैं सातवीं जो विशेषता है कि संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण होता है। कैसे? संस्कृति की इस विशेषता के दो गुण स्पष्ट हैं। पहला ये कि संस्कृति जड़ और स्थिर नहीं होती। जैसे जैसे व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा वो अपनी संस्कृति को साथ लेके चलता है, वो लोगों के संपर्क में आएगा तो संस्कृति भी फैलेगी। तो वो जड़ कैसे हो सकती है? तो वो जड़ या स्थिर नहीं होती। गतिशीलता उसकी एक उल्लेखनीय विशेषता है। दूसरा यह कि इस गतिशीलता का समय समय पर संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप इसका अनुकूलन बाहरी शक्तियों से भी होता है।
ठीक है, ये बात समझ गए कि गतिशील है। कैसे गतिशील है कि एक व्यक्ति संस्कृति का धारक स्वयं है। हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को धारण करता है, और क्योंकि व्यक्ति जड़ नहीं है, स्थिर नहीं है, तो उसकी फिर संस्कृति स्थिर कैसे हो सकती है। और दूसरा जो संस्कृति का गुण है कि गतिशीलता का समय समय पर संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप इसका अनुकूलन बाहरी शक्तियों से होता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इस प्रकार के अनुकूलन में संस्कृति का भौगोलिक पर्यावरण से अनुकूलन विशेष रूप से उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण होता है। एक उदाहरण मैं जैसे आपको बता सकती हूँ कि अगर एक जंगल में रहने वाला समुदाय, बहुत सारी आदिम जनजातियाँ हैं और जो पर्वतों पे रहती हैं या बर्फीली प्रदेशों में रहती हैं, तो ऐसी आदिम जनजातियाँ या ऐसा समुदाय अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था का अनुकूलन जंगल की परिस्थितियों से करता है। ठीक है, या टुंड्रा निवासियों की संस्कृति वहाँ के बर्फीले पर्यावरण से समायोजित होती है, उसके अनुरूप अनुकूलन कर लेते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनका भौगोलिक पर्यावरण परिवर्तित हो जाए या भौगोलिक पर्यावरण सांस्कृतिक विकास की कुछ सीमाओं को तो निश्चित कर सकता है, परंतु एक निश्चित सांस्कृतिक स्तर के लोग इसमें नहीं आ सकते। तो भौगोलिक पर्यावरण भी एक निश्चित करने वाली भूमिका निभाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है। ये बात भी समझिएगा कि संस्कृति एक अखंड व्यवस्था नहीं है। संस्कृति के अंतर्गत अनेक खंड या इकाई होती हैं। ठीक है, होती है ना। अब कैसे, परंतु ये सब आकस्मिक और अव्यवस्थित नहीं होती है, बहुत सिस्टमैटिक होती हैं। संस्कृति के इन खंडों या इकाइयों में एक परस्पर संबंध तथा अंतर्निर्भरता होती है, जिसके कारण संस्कृति में एक प्रकार का संतुलन तथा संगठन पाया जाता है। यह वास्तव में इसलिए होता है कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ बिल्कुल पृथक होकर कार्य नहीं करती। ये संभव ही नहीं है कि संस्कृति का एक तत्व बिल्कुल पृथक होकर कार्य कर सके। संस्कृति समायोजित, संगठित, नियंत्रित होती है। ये आकस्मिक और अव्यवस्थित नहीं होती, प्रायः ये दूसरी इकाइयों से मिलकर काम करती हैं। और इस संबंध में हम ये बात कह सकते हैं कि इकाइयों का अस्तित्व शून्य में नहीं होता, ये संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के अंतर्गत व्यवस्था से बंधी हुई होती हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध मानवशास्त्री हैं समनर, उन्होंने कहा कि एक रूपता की ओर खिंचाव होता है, जिसके फलस्वरूप ये विभिन्न भाग एक साथ मिलते हैं और एक बहुत कुछ पूर्णतया संगठित समग्रता का निर्माण करते हैं। ये संपूर्ण समग्रता ही संस्कृति है। संस्कृति की ये विशेषता सादे, छोटे तथा पृथक समाजों में अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे समाजों में तनाव उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ कम होती हैं और संस्कृति के विभिन्न पक्ष तथा तत्वों में अधिक शीघ्रता से परिवर्तन भी नहीं होते। अब हम संस्कृति की अगली विशेषता पे आएंगे, वो क्या है? संस्कृति अधिवैयक्तिक। अधिवैयक्तिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सुपर इंडिविजुअल। और अधिसावयव, सुपर ऑर्गेनिक। ठीक है, तो संस्कृति अधिवैयक्तिक तथा अधिसावयव है, सावयव। ठीक है, तो संस्कृति के एक अन्य प्रमुख विशेषता क्या है कि ये अधिवैयक्तिक और अधिसावयव दोनों ही हैं। इन दोनों विशेषताओं की विवेचना हम पृथक पृथक कर सकते हैं। पहले संस्कृति अधिवैयक्तिक है। इस विशेषता को पहले हम जानें कैसे। व्यक्ति संस्कृति का वाहक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्कृति, व्यक्ति के बगैर संस्कृति कैसे हो सकती है। व्यक्ति संस्कृति को धारण करता है और इन व्यक्तियों को निकालकर हम किसी संस्कृति के अस्तित्व की चिंता हम कर ही नहीं सकते, बात कर ही नहीं सकते। फिर भी संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की रचना है, यह सोचना भी गलत है। ये व्यक्ति से अलग है। समाज मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करता है, परंतु एक व्यक्ति मिलकर संस्कृति का निर्माण करे ऐसा संभव नहीं है। तो जो कुछ भी एक मानव प्राणी या व्यक्ति विशेष अपने अधिकार में रहकर कर सकता है या अपने काम में लग सकता है, कोई भी संस्कृति उससे कहीं अधिक होती है।
साथ ही संस्कृति की स्थिरता या निरंतरता किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, क्योंकि संस्कृति व्यक्ति का व्यवहार नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा कि संस्कृति व्यक्ति का व्यवहार नहीं है, वो तो समूह व्यवहारों की समग्रता है। एक वैयक्तिक आदत या व्यवहार विधि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो सकती है, परंतु संस्कृति तो समाप्त नहीं होगी ना। समझ गए ना इस बात को? इसलिए संस्कृति अधिवैयक्तिक है। संस्कृति अधिवैयक्तिक एक दूसरे अर्थ में भी है, और वो क्या है? संस्कृति के संबंध में व्यक्ति एक स्वतंत्रकर्ता नहीं है। व्यक्ति एक संस्कृति में ही अन्य समायोजित कर लेता है, अन्य संस्कृतियों को भी समायोजित कर लेता है। उसका पालन करके व्यक्ति का निर्माण पूर्णतः व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर नहीं है। अब स्पष्ट है कि आप अपनी इच्छा के हिसाब से अपने समाज में रहें, व्यवहार करें, ये संभव नहीं है। व्यक्ति को संस्कृति के अनुकूल व्यवहार करना होता है। और इस आधार बिंदु को केंद्रित करते हुए हर्स्कोविट्ज़ ने भी समझाया कि आज हमारे समाज में लाखों व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ निश्चित ढंग से कुछ वर्णन योग सीमाओं के अंदर रहते हुए व्यवहार करते हैं। ठीक है, जैसे साधारणतः स्त्रियां खेतों में जाकर हल नहीं चलाएंगी, ये माना जाता है। परिवार में एक पति पत्नी और बच्चे होंगे, ना कि पुरुष बहुत सी पत्नियां रखेगा। चर्च में हैट सिर पे नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि भारत में अगर विवाह होता है तो काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। ये सारे के सारे क्या हैं? वो व्यवहार हैं जो समाज में अपेक्षित हैं। तो हर्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं कि इन सब व्यवहारों के संबंध में हम पहले से ही बता सकते हैं। देखिए, अगर कहीं विवाह हो रहा होगा, आप पहले से एज्यूम करके चलते हैं ना कि भाई वहाँ जो दुल्हन है वो तो किसी भी स्थिति में काले कपड़ों में नहीं होगी। और अधिकतर ये माना जाता है भारतीय संस्कृति में कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो सफ़ेद कपड़े पहने जाएंगे। परंतु जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि संस्कृति स्थान सापेक्ष होती है, समय सापेक्ष होती है। वहीं बिल्कुल भारतीय संस्कृति के विपरीत पश्चिमी संस्कृति में आप देखेंगे कि जब विवाह संबंध होते हैं तो वहाँ जो दुल्हन होती है वो सफ़ेद रंग का गाउन पहनती है ना, बिल्कुल अलग, हमसे बिल्कुल विपरीत। हमारे यहाँ सफ़ेद शोक का प्रतीक माना गया है जब सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं, परंतु वहाँ ऐसा नहीं है। पश्चिमी संस्कृति में ऐसा नहीं है। इसीलिए ये विश्वास हमें पहले से पता होता है कि इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति परिस्थिति विशेष में करेगा। ये क्यों पता होता है हमें? क्योंकि हमें संस्कृति हमें सीखने को मिलती है, हमें अपने पूर्वजों से हम उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए उसी धारा में आज लोग जाने अनजाने बहते चले जाते हैं, और यही कारण है कि संस्कृति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसलिए वो अधिवैयक्तिक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि संस्कृति अधिवैयक्तिक ही नहीं, अधिसावयव भी है। अधिसावयव का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में से क्या कहेंगे? सुपर ऑर्गेनिक। और ये विचार किसने रखे थे? मानवशास्त्री क्रोबर ने रखे थे। अधिसावयव की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग यूँ तो 1886-87 में किसने किया था? लिम्पार्ट ने किया था। और इस अवधारणा के बारे में विस्तार से चर्चा हर्बर्ट स्पेंसर ने भी की थी, है ना। परंतु मानवशास्त्र में इसका सुस्पष्ट विश्लेषण क्रोबर ने किया था। किस सन में किया था? 1917 में किया था। इनके अनुसार इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृति अधिसावयव अर्थात सुपर ऑर्गेनिक है, परंतु इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि ये असावयव नॉन ऑर्गेनिक या सावयव के प्रभाव से बिल्कुल विमुक्त, दैट मीन्स क्या हुआ? फ्री ऑफ ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंस है। और ना ही इसका ये तात्पर्य कि संस्कृति सावयव जीवन से परे है, जैसे कि कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, तो अधिसावयव का अर्थ केवल इतना ही है कि जब हम संस्कृति की विवेचना करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो सावयव तो है ही, पर सावयव से कुछ अधिक भी है। और इसको हम और अधिक समझने के लिए हम प्रकृति की घटनाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक। अब प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में जो उद्विकास का सिद्धांत है, एवोल्यूशन का जो सिद्धांत है, वो सबसे निम्नतम स्तर पर इनऑर्गेनिक है, जिसके अंतर्गत धरती संबंधी तथा ऐहिक चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद
जीवन के उद्भव के कुछ नवीन चीज़ों का भी इसमें योग होता है, और जो इनऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक हो जाता है। तो ऑर्गेनिक का उद्भव इनऑर्गेनिक से हुआ है, परंतु ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृति के उपादान की। ये देखिए, ये जो संस्कृति का उपादान है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है, क्योंकि 2 अंकों के प्रश्नों में ये अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? सांस्कृतिक के उपादान। क्या पूछे जाते हैं? सांस्कृतिक के उपादान। तो सांस्कृतिक के उपादान में पहला क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति के अंतर्गत संपूर्ण जीवन विधियों का समावेश होता है। स्पष्ट है ना? कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, क्या करना है, ये जीवन विधियाँ हैं। अतः स्पष्ट है कि संस्कृति में अनेक विधियों या तरीकों का एक संतुलित संगठन होता है। एक एक विधि संस्कृति की एक एक इकाई या तत्व है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब संस्कृति की इन्हीं इकाइयों या तत्वों को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ये सांस्कृतिक तत्व भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं बर्तन का या एक मेज का। ठीक है, तो इस प्रकार से सांस्कृतिक तत्वों को मिलाकर संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तत्व संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, जिसका कि मानव संस्कृति में काम आने की दृष्टि से और विभाजन नहीं हो सकता। अब जैसे बर्तन का अगर आप विभाजन कर लेंगे तो क्या बचेगा? वो आपकी संस्कृति की किसी भी विशेषता को नहीं बताएगा। अब बर्तन संस्कृति की विशेषता क्या है? बहुत स्पष्ट तौर पर है। आप देखिएगा कि भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार के बर्तनों में खाना खाया जाता है ना, उस प्रकार के बर्तनों में पश्चिमी संस्कृति में नहीं खाया जाता। अधिकतर बहुत यहाँ सामान्यता या समानता मिलेगी, लेकिन फिर भी ये अंतर देखने को मिलता है। क्या हम पश्चिमी संस्कृति में कल्पना कर सकते हैं कि मिट्टी के तवे पर, मैं मिट्टी के तवे की बात कर रही हूँ, मिट्टी के तवे पर रोटी बनाया जाए? वहाँ तो रोटी बनाने की अमूमन संस्कृति ही नहीं है। तो हॉबल ने सांस्कृतिक तत्व को कल्चरल ट्रेट्स जिसे कहते हैं उसको परिभाषित करते हुए कहा है कि एक सांस्कृतिक तत्व व्यवहार का एक प्रकार या इस प्रकार के व्यवहार से उत्पन्न एक भौतिक वस्तु है जिसे कि सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई माना जा सकता है। ठीक है, अब हर्स्कोविट्ज़ ने भी सांस्कृतिक तत्वों को संस्कृति विशेष की सबसे छोटी या पहचानी जाने सकने वाली इकाई कहा है। और ठीक उसी प्रकार से क्रोबर ने भी सांस्कृतिक तत्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति का न्यूनतम परिभाषित तत्व है। सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति का न्यूनतम परिभाषित तत्व है। सांस्कृतिक तत्वों की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। जैसे प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का उसकी उत्पत्ति के संबंध में एक इतिहास होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक तत्व का एक इतिहास होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब इसके बाद सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की भांति स्थिर नहीं होता, गतिशीलता उसकी एक उल्लेखनीय विशेषता होती है। तत्पश्चात तीसरी विशेषता क्या है? सांस्कृतिक तत्वों से पृथक या छिटके हुए रहने की प्रवृत्ति होती है। और सांस्कृतिक तत्वों का सर्वप्रमुख महत्व यह है कि इन तत्वों को समझे बिना किसी भी संस्कृति को पूर्णतः समझा नहीं जा सकता। किसी भी संस्कृति के अध्ययन, विश्लेषण तथा निरूपण में सांस्कृतिक तत्व वे प्राथमिक चरण या आधार हैं जिस पर कि संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचा निर्भर करता है। ठीक है, ये समझ गए हम। अब इसके बाद हम आएंगे संस्कृति संकुल पे। क्या है संस्कृति संकुल? कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या है? हमने पहले जाना था कि सांस्कृतिक तत्वों की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि वो एक फूलों के गुच्छों की भांति हैं। आपस में वो मिलके मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
तो सांस्कृतिक तत्वों का एक मिला रूप है जो कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हॉबल ने सांस्कृतिक संकुल को परिभाषित करते हुए कहा, सांस्कृतिक संकुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कल्चर कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने सांस्कृतिक संकुल को परिभाषित करते हुए कहा कि संस्कृति संकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोजली रिलेटेड पैटर्न्स। क्या कहा उन्होंने? अ कॉम्प्लेक्स, अ कल्चरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोजली रिलेटेड पैटर्न्स। ये किसने कहा था? हॉबल ने कहा। इसके बाद सदरलैंड एंड वुडवर्ड, इन्होंने संस्कृति संकुल को परिभाषित करते हुए क्या कहा था कि सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि अर्थपूर्ण अंतर संबंध में परस्पर गुथे होते हैं। अब इससे हमें समझ में क्या आया कि सांस्कृतिक संकुल क्या है? तत्वों का एक गुच्छा है। गुच्छे को क्या कहते हैं? क्लस्टर है, जिसमें कि मिलित होने पर एक अर्थपूर्ण ढंग का पारस्परिक संबंध पाया जाता है और जो संपूर्ण संस्कृति के अंतर्गत उसके एक अंग के रूप में कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। जैसे भाषा एक सांस्कृतिक संकुल है। याद रखिएगा, भाषा क्या है? एक सांस्कृतिक संकुल है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक शब्दों, वाक्यों, कहावतों, व्याकरण आदि का जो कि एक सांस्कृतिक तत्व है समावेश होता है। केवल शब्दों या वाक्यों के मनचाहे संग्रह से भाषा नहीं बन सकती। स्पष्ट हो गया ना आपको कि भाषा क्यों सांस्कृतिक संकुल है? देखिए, अब यहाँ शब्द क्या होंगे? हमने पहले क्या पढ़ा? शब्द क्या होंगे? सांस्कृतिक तत्व। वाक्य क्या होंगे? सांस्कृतिक तत्व। कहावत क्या होगी? सांस्कृतिक तत्व। ये सारे तत्व जब मिल जाएंगे तो संस्कृति संकुल का निर्माण करेंगे। समझ गए ना आप इस बात को? अब जैसे संस्कृति संकुल के अनेक उदाहरण हम अपने समाज या आदिम समाजों में हमें देख सकते हैं। जैसे फुटबॉल संकुल का अति रोचक विवरण प्रस्तुत करता है और इसके संबंध में विली, ये मानव शास्त्री हैं, इन्होंने लिखा है, खेल में प्रयोग की जाने वाली हर चीज़ एक एक तत्व है। देखिए, अब इससे बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल को नहीं समझ सकते। जैसे स्वयं गेंद, गोल पोस्ट, मैदान, वर्दी, विशेष प्रकार के जूते, गोलकीपर के दस्ताने, रेफरी की सीटी आदि, ये सब क्या है? एक एक सांस्कृतिक तत्व हैं। परंतु जब ये सारे के सारे मिल जाएंगे और आपस में इनमें तारतम्य होगा तो ये क्या बनाएंगे? फुटबॉल क्या बन जाएगा? फुटबॉल संकुल बन जाएगा, फुटबॉल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये संस्कृति संकुल का उदाहरण होगा। विली ने इस बात को समझाते हुए कहा था, परंतु ये सब चीज़ें संपूर्ण फुटबॉल के खेल के केवल कुछ ही तत्व हैं। इसके अलावा भी अनेक तत्वों का समावेश इस खेल में है। जैसे खेल से संबंधित अनेक नियम ही अनेक तत्वों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त खेल के समय बजाया जाने वाला बैंड, दर्शकों का हर्ष ध्वनित या ताली पीटना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये सारे उदाहरण देके उन्होंने बताया कि किस तरह से संस्कृति तत्व मिलके संस्कृति संकुल का निर्माण करते हैं। अब हम कल की कक्षा में जानेंगे कि संस्कृति प्रतिमान क्या होते हैं, संस्कृति क्षेत्र क्या होते हैं। विश्वास करती हूँ कि अभी तक हमने संस्कृति के बारे में जो कुछ पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा और आप जान ही रहे हैं कि हम आपके सिलेबस के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो आपका जो सेकंड पेपर है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, उसकी यूनिट फर्स्ट का हमने फर्स्ट टॉपिक पूरी तरह से समाप्त कर लिया, उसको हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। आज उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया है संस्कृति की अवधारणा और उसके बाद तत्पश्चात हम पढ़ेंगे संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत। तो संस्कृति की अवधारणा में भी हमने काफ़ी तत्वों पर प्रकाश डाला है। आने वाली कक्षाओं में हम संस्कृति की अवधारणा के बारे में जो उसके उपादान हैं, अंश, मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे और तत्पश्चात हम संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसमें अधिकतर आपके 20 अंक के प्रश्न आने की संभावना होती है। विश्वास करती हूँ कि आप जितना पूर्व में पढ़ाया गया उससे आप निरंतर पढ़ रहे होंगे और आने वाले समय में भी आप बड़ी संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने सिलेबस को
पूर्ण करने का चेष्टा करेंगे, जिससे आने वाली विश्वविद्यालय परीक्षाओं में जो आपकी 2021 में होगी 3rd ईयर की, उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। शुभकामनाएं आपको, बहुत उन्नति करें। धन्यवाद।